ब्रीफ कर रही हूँ बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट विद दैट टॉपिक ओनली। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कोरिलेशन किया था टॉपिक। मैं एक बारी एक ग्लिम्स पे फटाफट लेके जा रही हूँ आप लोगों को, सो दैट कि आपको पता हो कि हमने करा क्या है और हमारी कॉन्टिन्यूटी जर्नी क्या है। कोरिलेशन इज नथिंग बट इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स जो हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकली। और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं तो हमें उसका क्वांटम यानी कितना मैग्नीट्यूड है, कितना साइज है, वो पता लग जाता है, प्लस साथ में उसकी डायरेक्शन। यानी अगर मैं आप लोगों से रिलेटेड हूं तो आप मुझसे पॉजिटिवली रिलेटेड हैं या नेगेटिवली रिलेटेड हैं, जो भी उसका रिजल्ट आता है प्लस माइनस साइन आपको डायरेक्शन भी बता देता है। हमने पहले लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस दैट डील विद दिस स्टैटिस्टिकल टूल, that what kind of the relationship they have, how they will move, how the one variable changes with the other variable, whether the relationship is a strong or not. Then in the correlation there is a degree of relationship जिसका जो result है, जो हमारा value आएगा नंबर, वो नंबर आएगा between -1 to 1। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा R 0 आ गया है, so I always say that my relationship does not exist, there is a zero correlation between the values। अगर मैं बोलूं that my R values is 0.5, so I can say my relationship is average, I have a moderate relationship। if I will say my relationship is zero point 0.8, then I always interpret that I have a strong correlationship, and plus zero point 0.8 means that I have a positive strong correlationship। So in types we can discuss about the size or the direction। Then in the second type we have done the simple correlation। simple correlation यानी दो लोगों का रिलेशनशिप, क्योंकि जो मेन को रिलेशन वर्ड है वो है ही यही को रिलेशन, दो लोगों का रिलेशन। बट हम एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में को रिलेशन नहीं होता है दो लोगों का। बहुत सारे फैक्टर्स हैं दैट वी विल कंसीडर व्हाइल क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप। जैसे मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था, if I have the price of the if I want to demand a particular quantity, let us say I have gone to the market and I purchased a tea bag। तो जब मुझे टी बैग खरीदने जाना है, मैंने 1 किलो का जो टी बैग खरीदा है, मैंने बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया व्हाइल परचेजिंग दैट पर्टिकुलर कॉमोडिटी। जैसे मैंने कॉफी के प्राइस को कंसीडर किया, मैंने जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट टी बैग खरीदना था उसके प्राइस को कंसीडर किया, मैंने सब्स्टिट्यूट्स के प्राइस को कंसीडर किया, मैंने अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को कंसीडर किया। आई हैव कंसीडर्ड माय लाइफस्टाइल आल्सो, आई हैव कंसीडर्ड माय इनकम लेवल आल्सो, I have considered my state, I am very particular about my branding also। तो हो सकता है मैंने बहुत सारी चीजें कंसीडर करी हो, यानी मैंने जो रिलेशन किया while buying a particular product, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, दैट द क्वांटिटी डिमांडेड इज इन द रिलेशनशिप ऑफ द प्राइस। क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो जाती है जब प्राइस कम होता है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है जब प्राइस कम होता है। तो जरूरी नहीं है कि एक्चुअल लाइफ में भी ये सारे फैक्टर्स कंसीडर होते हो सकता है हम इसके बियॉन्ड बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हो। तो उसको अगर मुझे कंप्यूट करना है वैल्यू में, तो मैं उसको कंप्यूट कर सकती हूँ पार्शियल कोरिलेशन में। और टोटल कोरिलेशन एक्चुअल लाइफ में कभी नहीं कंसीडर कर पाते हम, क्योंकि कोई ना कोई फैक्टर, कोई ना कोई पैरामीटर हमारे पास अनमेजर रह जाता है, जिसको ना हम कंट्रोल कर सकते हैं, और वो मेरे बियॉन्ड द कंट्रोल है। लाइक लेट अस से इकोनॉमिक पॉलिसीज आर चेंजिंग, द वर्ल्ड इज ग्लोबलाइजिंग, तो वर्ल्ड पॉलिसीज आर चेंजिंग, might be foreign exchange policies are changing, so there are n number of the reason which is beyond my control and it will affect my relationship। So in this PPT, we have covered this type of aspect. Then we have covered the third type of the aspect, that what do you mean by linear correlation and what do you mean by non-linear correlation. Linear means a straight line that we can draw either in a positive manner or in a negative manner. Non-linear means it can be a curve, it can be a zigzag line, it can be an up and draw line, it can be the stock market line, which is almost non-linear।
Then we have covered the methods of studying correlation. In the methods, we have already covered how we will draw the scatter diagram in the Excel and in the SPSS. We have covered the graphical method, how we will make a fit line. We have started the covering the Carl Pearson coefficient of correlation, which is a relationship between the two variables. So we will look at this relationship. This is all about the scatter diagram. अब कार्ल पियर्सन के अंदर हम लोगों ने जो वैल्यूज कंप्यूट करी थी, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में 4 तरीके से सिखाई थी। आई थिंक ज्योति वाज देयर इन द लास्ट क्लास। ज्योति बताइए कौन 4 मेथड यूज कर रहे थे फॉर फाइंडिंग आउट द कोरिलेशन। ज्योति इज देयर इन दिस मीटिंग? यस शी इज देयर। ज्योति, ज्योति सुन रही है कि नहीं सुन रही? सुना, बोल बेटा। हम्म, हाँ बेटा ज्योति, हमने लास्ट क्लास में कैसे करे थे 4 मेथड? ये तो लेफ्ट हो गई मीटिंग से। इट्स ओके। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में 4 तरीके से सीखे थे। पहला मैनुअल सीखा था, दूसरा एक कोरल होता है फॉर्मूला जो आज की क्लास में मैं दोबारा बताऊंगी, तीसरा होता है हमारा एक्सेल टैब, वो भी मैं बताऊंगी, और एसपीएसएस हमने 4 तरीके से सीखा था। In the correlation we have the Picard Pearson correlation, we have 4 assumptions that the data should be metric data, कि जो डेटा है वो हमारा हाइट, वेट, इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल, एग्जाम परफॉर्मेंस, क्लास टेस्ट मार्क्स, नंबर ऑफ आवर्स, तो हमारा जो स्केलिंग वाला डेटा है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा है, दैट वी कैन मेजर, सो दैट वुड बी द फर्स्ट एजम्पशन। सेकेंड एजम्पशन होती है कि हमारा जो डेटा है वो हमारा सिग्निफिकेंटली आउटलायर ना हो। लेट अस से मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, मेरा मीन स्कोर 108 आ रहा है, लेकिन एक बच्चे के 156 स्टूडेंट 156 मार्क्स आ गए, ऑब्वियसली उसकी वजह से मेरा एवरेज स्कोर हायर वैल्यू की तरफ इंक्रीज हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि अगर कभी भी ऐसा डेटा होगा आपके सारे रिजल्ट्स गलत होंगे, तो जो आपका आउटलायर है जो बाकी जनता से अलग दिख रहा है 156 नंबर, उसको निकाल के और फिर उसको एवरेज करना चाहिए, तभी रिजल्ट सही आता है। फिर हमारा एजम्पशन जो एक मेजर डिफॉल्ट है पियर्सन के अंदर, वो कहते हैं आपका जो रिलेशन है वो लीनियर ही होना चाहिए, नॉन लीनियर नहीं होना चाहिए। लीनियर का मतलब अगर पॉजिटिव है तो भी 45 डिग्री की तरफ ही मूव करना चाहिए, और अगर नेगेटिव है तो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, जैसा हम एज्यूम करते हैं व्हाइल मेकिंग अ ग्राफ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अगर नॉन लीनियरिटी होती है तो हमें नॉन पैरामीट्रिक एजम्पशंस को लेना चाहिए, हमें डेटा को ट्रांसफर करना चाहिए मैट्रिक डेटा से नॉन पैरामीट्रिक में। ये मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी हाउ वी विल ट्रांसफॉर्म आवर डेटा। Then we have the variables which should be normally distributed. Normally distributed again the same meaning कि outlier ना हो, सब on an average एक जैसी सी बात करते हो, क्योंकि कोई ज्यादा ही हटके होगा तो उसकी वजह से हमारे ओवरऑल सारे ही रिलेशन पे दिक्कत आएगी। अब आप लोगों के साथ मैंने एक एक्सेल शेयर करी थी लास्ट क्लास में। एवरीवन प्लीज ओपन दैट एक्सेल जिसका नाम था कोरिलेशन फाइनल डेटा। है आप लोगों के पास वो एक्सेल? देखिए आप लोगों का जो रिसर्च एनालिसिस वाला ग्रुप है, मैंने उस पे वो डाली हुई है। प्लीज चेक एवरीवन so that we can start with our practical aspect. Is my Excel visible? Hello. Yes, ma'am, visible. Okay. You people got that Excel? Correlation final data? देखिए आप लोगों को मिल गई है क्या? एक्सेल तो है, एसपीएसएस ना हो, यू मस्ट हैव एक्सेल विद यू। यस मैम मिल गया। ओपन कीजिए हम प्लीज डाउनलोड उसे। हो रहा है। हाँ टेक योर टाइम। डाउनलोड कर रहे हो ना तो तीनों चीजें डाउनलोड कर लेना, क्योंकि हमारा आज की क्लास में तीनों चीजें डाउनलोड होंगी। 2 मैंने स्पीयरमन के डेटा के नाम से करी है, और एक मैंने लास्ट क्लास में जो एक्सेल शेयर करी थी।
तीनों चीजें डाउनलोड करना। मैम क्यों? बीच में एक और है correlation.sav नाम की फाइल, वो क्या है? हाँ, वो भी कर लेना ओपन। वो हमारा एसपीएसएस, यानी जहां पर भी एसएवी का नाम होगा ना बच्चे, वो एसपीएसएस की फाइल है। मेरे वाली एक्सेल दिख रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. जब आप लोग सब ओपन कर लें तो मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज वी विल स्टार्ट विद द वर्क ऑफ एक्सेल एंड देन वी विल मूव टू आवर एसपीएसएस। हम दोनों पे काम करेंगे। हमने कौन सी वाली शीट खोली है आपने? जिसपे लिखा है कोरिलेशन फाइनल डेटा, वो वाली ओपन करी है मैंने। करी भी है ना मैंने फॉरवर्ड, एवरीवन प्लीज चेक। यस मैम, खुल गई। हाँ, टेक योर टाइम। जब ओपन हो जाए, क्योंकि जो हमने लास्ट क्लास में करा था, कैसे निकाला था कोरिलेशन, वो भी देखेंगे। डन, एक्सेल ओपन हो गई। Yes, ma'am. और इतने बैक में आप लोग एसपीएसएस की फाइल भी ओपन कर लीजिए। एवरीवन हैज सॉफ्टवेयर एसपीएसएस? No, ma'am. नहीं है? चारों में से किसी के पास नहीं है? दिव्या ने नो कह दिया, इप्सा ने नो कह दिया, ज्योति का मुझे पता नहीं है। व्हाट अबाउट मिस्टर शुक्ला? नहीं है मैम, वो स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया था, 14 दिन हो गए, फिर हो गया नहीं, ओपन होता है। वो इसलिए ओपन नहीं होता क्योंकि आप अगर एक और दूसरे मेल आईडी से क्रिएट करके उसको लॉगिन करते ना तो दोबारा हो जाता। वो नए नए मेल आईडी से क्रिएट करके फिर ही होता है। बट मुझे ज्योति बोल रही थी, कौन बोल रहा था कि वो उससे भी नहीं हो रहा है। एनीवेज कोई बात नहीं। तो आप लोग एसपीएसएस के यस स्टेप्स मैम, देख नहीं हो लेना। रहा। मैम उससे भी नहीं होता मैम, वो ना कहता है कि नहीं होता आपने इस मैम। लैपटॉप में कर रखा था पहले, उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है। वो आपका ना एड्रेस होता है, कोई आईपी एड्रेस वगैरह कुछ बोलते हैं, तो उससे ये लोग कर लेते हैं डिटेक्ट। कोई बात नहीं, पहले हम एक्सेल पे सीखेंगे सेम चीज, फिर मैं एसपीएसएस में आपको दिखा दूंगी। आप लोग स्टेप्स नोट कर लेना, ठीक है? फिर आगे आगे, क्योंकि अब आप लोगों का आगे रिसर्च प्रोजेक्ट में जैसे जैसे काम बढ़ेगा, वैसे वैसे आप लोग यूज कर सकते हो उसको। तो वो हो जाएगा, वो शायद आई गेस दूसरे मेल आईडी से कुछ करके होता है। मेरी स्क्रीन पे भी आपको एक्सेल विजिबल है? यस मैम। ओके। सो कोरिलेशन वाले डेटा के अंदर हमने लास्ट क्लास में सबसे पहले मैनुअल कोरिलेशन सीखा था। दैट पार्ट इज ओवर, दैट पार्ट रिलेटेड टू दैट। बट अगर लेटर से मुझे मैनुअल कोरिलेशन नहीं आता है और मेरे को ये दो वैल्यूज दी हुई हैं, सेल्स और एक्सपेंसेस वाली, तो मुझे इसको डायरेक्ट कंप्यूट करना है, मुझे मैनुअल जाने की जरूरत ही नहीं है। सॉफ्टवेयर का मतलब ही यही है। तो हाउ विल आई डू? तो देर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन टू फाइंड आउट सी ओ आर। ये देखो, CORREL, कोरेल। जब आप इसको टाइप करोगे, इसको क्लिक करो, करो साथ साथ इस वाले डेटा पे। यू ऑलरेडी हैव दैट डेटा।
एरे वन पूछ रहा है कि पहली स्टेटमेंट पहला डेटा कौन सा है, एरे टू दूसरा डेटा कौन सा है। क्लोज दिस, यू विल गेट द रिजल्ट। तो आपका हमने ये मैनुअल से कंप्यूटेशन से चेक किया था, तो हमारा कंप्यूट करके मैनुअल कंप्यूटेशन से भी रिजल्ट यही आया था और कोरेल से भी डेटा हमारा यही आया था। सो देर इज अ डायरेक्ट वे टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बाय यूजिंग दिस फंक्शन कोरेल। इज इट क्लियर? विल यू एबल टू रन दिस? कर पा रहे हो? हाँ मेरे को दिखाई। क्या कह रहे हैं बच्चे? मैम जो आपने नहीं पहले से एक्स बार वो कर रखा है, जिसमें मैंने क्लास नहीं ली है पिछली, तो मेरे में है नहीं है। बेटा ये हमने लास्ट क्लास में सिखाया था करना। हाँ मैम, लास्ट क्लास ली हूँ ना, तो मैम वो यूट्यूब पे है भी नहीं अभी। नहीं कोई बात नहीं, ये सीखने की जरूरत ही नहीं है इस क्लास में, जो मैं सिखा रही हूँ वो सीखो। मैं कह रही हूँ मैंने क्या किया, मुझे क्वेश्चन आया पेपर में, सेल्स और एक्सपेंसेस में कोई रिलेशन है, और अगर कोरिलेशन है तो कितना है। लेट अस से दिस इज द क्वेश्चन, तो आई कैन फाइंड आउट डायरेक्टली दिस बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट की कोरेल। देखो मैं क्या टाइप कर रही हूँ, इक्वल टू डाला, कोरेल डाला, इसको नीचे क्लिक कर दिया। अब वो पूछता है एरे वन यानी पहला डेटा कौन सा है, तो मैंने क्लिक कर दिया पहला डेटा। फिर दूसरा डेटा कौन सा है, तो दूसरा डेटा सिलेक्ट कर लिया, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज किया और एंटर किया। सो यू विल गेट दिस रिजल्ट। आया समझ में? कर पा रहे हो? यस मैम। आ गया ये रिजल्ट 0.786567। बोलो बेटा। यस मैम आ गया। आ गया। अब इसी को दूसरे मेथड से बता रही हूँ जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्लिक ऑन द डेटा टैब, देन क्लिक द डेटा एनालिसिस। एक एनालिसिस टूल पैकेज होता है, एडिशनल टूल पैकेज होता है, दैट इज डेटा एनालिसिस। उसके अंदर भी कोरिलेशन वर्ड है, मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं डेटा टैब में गई, वहां से डेटा एनालिसिस पे गई, और डेटा एनालिसिस का जब ये पॉपअप खुला तो आई विल क्लिक कोरिलेशन एंड देन आई विल क्लिक ओके। पहुंच गए क्या यहाँ तक? यस मैम। अब इसके अंदर वो पूछता है इनपुट रेंज। अगर मैंने इनपुट रेंज यानी पूरी की पूरी रेंज, दोनों रेंज एक्स बी और वाई बी, फिर उसने पूछा आपकी जो ग्रुपिंग हुई हुई है वो कॉलम्स के वाया हुई हुई है, तो यस मेरा बी एंड सी कॉलम्स के वाया हुई हुई है। क्या मैम वो आप? पॉपअप नहीं दिख रहा। माई पॉपअप इज नॉट विजिबल? नो मैम। मैम विजिबल है। नहीं विजिबल? जिसको नहीं विजिबल यानी इंटरनेट इशू आ रहा है बच्चे। किसी को भी नहीं दिख रहा? दिव्या को दिख रहा है एक। डाटा और एनालिसिस के बाद तो दिख ही नहीं रहा। किसके बाद नहीं दिख रहा? डाटा एनालिसिस पे आप गए थे, उसके बाद नहीं दिख रहा। ये जो अच्छा अच्छा, छोटा सा बॉक्स आ रहा है ना, वो नहीं आ रहा। देख ये आ रहा है डेटा एनालिसिस। अच्छा सुन पा रही है तू? कोरिलेशन वर्ड आ रहा है। मैम डाटा एनालिसिस एक हाँ डेटा एनालिसिस को क्लिक कर, कर लिया। उसके अंदर देख लाइन में नीचे कोरिलेशन होगा। यस मैम। हाँ उसको सेलेक्ट करके ओके क्लिक कर। कर लिया। अब इनपुट रेंज के अंदर जो पूरा डेटा है सेल्स और एक्सपेंसेस का, वो सेलेक्ट कर ले। कर लिया मैम। लेबल्स इन फर्स्ट रो, हमने लेबल सेलेक्ट किया है ना सेल्स और एक्सपेंसेस, तो उसको क्लिक कर दे। ये छोटे से सब। बॉक्स के अंदर राइट लगा हुआ आ जाएगा, यस मैम। और ओके क्लिक कर दे। तो यू गेट अ रिजल्ट ऑन अ न्यू आउटपुट शीट। यस मेरे मैम। वाले पे दिख रहा है? यस मैम। देखो सेम रिजल्ट है आपका और मेरा। यस मैम।
सो दिस इज द अनदर वे टू फाइंड आउट द कोरिलेशन। हमने लास्ट क्लास में 4 तरीके से सीखा था, जिसमें मैंने 2 तरीके से आपको रिवाइज करवा दिया। वन वे इज द कोरेल डायरेक्ट फंक्शन, एंड द सेकेंड वे इज दिस वन बाय गोइंग थ्रू द डेटा एनालिसिस, क्लिकिंग द टैब एंड यू विल गेट द रिजल्ट। दोनों से ऑब्वियसली सेम रिजल्ट आएगा फॉर द सेम डेटा सेम कंप्यूटेशन। अब हम नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं, दैट वाज द पार्ट ऑफ सिंपल कोरिलेशन। नाउ आई एम मूविंग। एक टैब नीचे लिखा है जिसके अंदर मैंने हेडिंग दी है टू वेरिएबल्स। देखो, मिल रही है आपको टू वेरिएबल्स? Yes, यस मैम। यस। तो टू वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा लिखा है वो जरा पढ़ के बताना, टू वेरिएबल्स में कौन सा डेटा लिखा है? मैम सीरियल नंबर, स्टार्टिंग सैलरी ऑफ लेक्चरर, हम्म। नंबर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड जेंडर। ओके। और अगर मुझे इस डेटा के अंदर को रिलेशन निकालना है बिटवीन द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ लेक्चरर एंड नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि भाई क्या सैलरी बढ़ती जाती है ड्यू टू द इंक्रीज इन द एक्सपीरियंस, और क्या सैलरी बढ़ती जाती है डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर, वेदर आई एम बीइंग अ मेल और फीमेल, तो क्या मैं ऐसे रिलेशनशिप को कोरिलेशन में निकाल सकती हूँ? क्या लगता है आपको? कैन आई फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन कोरिलेशन? बट इसमें तीन तीन हो गए ना, तीन वेरिएबल्स हो नहीं, गए चलो हमारे। तीन नहीं, मैं कहती हूँ मैंने एक ये सेलेक्ट कर लिया और एक ये सेलेक्ट कर लिया। नाउ आई कैन फाइंड आउट। बी और सी सेलेक्ट कर लिया। मैम बट आप कह रहे हो कि जैसे ईयर इंक्रीज होंगे तो सैलरी भी इंक्रीज होगी, बट ये हो ही नहीं सकता ना। ये हो एक नहीं चीज सकता। क्यों नहीं इंक्रीज हो होनी चाहिए सकता? तो डिक्रीज होनी चाहिए, वो आपने जो बोला कि लाइन जो है वो स्ट्रेट जानी चाहिए हमारी। बेटा, स्ट्रेट लाइन का मतलब यही होता है। अगर मेरा लीनियर ग्राफ होता है बच्चे, तो मैं लीनियर ग्राफ कैसे बनाती हूँ बताओ? एक आइटम इंक्रीज हो रही है, दूसरी भी इंक्रीज होती है, एक्स भी इंक्रीज होता है, वाई भी इंक्रीज होता है, तभी जाके लीनियर ग्राफ बनता है। आई विल शो यू बाय एडिंग वन जैम बोर्ड। वेट करो, मेरे को जैम बोर्ड ऐड करने दो, देन इट वुड बी मोर क्लियर टू यू। यही है जो छोटी छोटी चीजें हमको क्लियर करनी होती हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स में। ये दिख रहा है मेरे को? मेरा जैम बोर्ड विजिबल है? नो मैम। ओके, let me share my Jamboard first. Is Jamboard visible now? यस। yes, हाँ. हाँ, तो बेटा लीनियर ग्राफ अगर ऐसे बनता है तो ये देखो, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। सो लेट अस से इफ दिस इज माय सैलरी एंड दिस इज माय इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सो इफ दिस इज 0, इट इज 10,000, 20,000 और 25,000। लेट अस से ऑन द स्टार्टिंग ऑफ 1 year, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन। तो ये भी तो लीनियर ग्राफ है, that my x is also increasing, my y is also increasing. So yes, it can be possible. Linear graphs can be of two types, one upward sloping, other one downward sloping. So that can be linear. Plus in correlation, in the last class we have learned that we can create an best actual fit line, और हम ऊपर नीचे, इसके ऊपर, इसके चारों तरफ अगर इस तरीके की डॉट्स आती हैं, तो हम इस तरीके के ग्राफ को कहते हैं यस इट इज हाईली कोरिलेटेड। ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखी थी लास्ट क्लास में, while drawing the diagram और while saying that it is a scatter plot method। तो ये हमने तब सीखा था। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि if one is increasing other is also increasing and how? यस। जिसका डाउट था। ओके, सो नाउ आई एम अगेन शेयरिंग माय एक्सेल, और मुझे बताना क्या आप इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो?
इज एक्सेल विजिबल? यस मैम। तो फाइंड आउट कर सकती हूँ क्या? दैट इज द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। कैन आई फाइंड इट आउट? यस, आई कैन फाइंड आउट। रीजन, मेरा सैलरी जो है वो भी स्केल डेटा है, नंबर्स में है, एक्सप्रेस्ड इन नंबर है, और जो मेरा नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो भी स्केल डेटा है। तो मैं इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ। बट अगर मुझे कोई बोले क्या मैं सैलरी स्ट्रक्चर का और जेंडर का, इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगी? नहीं, मैं नहीं फाइंड आउट कर सकती, क्योंकि जेंडर जो है वो नॉमिनल डेटा है। हम जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन की एजम्पशन है दैट इट कैन बी फाइंड आउट ओनली ऑन द स्केल डेटा, ओनली ऑन द metric data which can be expressed in numbers, in the quantities. Gender can't be expressed in number. Your gender can be male or can be female or any other, but it cannot be expressed कि भाई one number is higher than second number or second number is higher than one number. Gender is always a nominal data. तो मैं इन दोनों में तो कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ, बट इसमें कोरिलेशन नहीं फाइंड आउट कर सकती। कुछ केसेस में मैं अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ इनटू द प्रॉपर रैंकिंग, into the proper data, so that I can able to find out the relationship between the variables properly, but not in this case. अब एक नेक्स्ट टैब खोलो, देर इज वन मोर टैब, हाँ, विद द नेम ऑफ पार्शियल। एक टैब है आपके पास कोरिलेशन फाइनल मैम डेटा वाली शीट पे। हाँ जी बच्चे। मैम जो हम उसमें आरएम में करते थे, जो हम लेवल्स दे देते थे, हम्म। जो हम नंबर्स क्रिएट कर देते थे, 1 इसके लिए 2 इसके लिए, वैसे करके भी नहीं कर सकते ना? नहीं, इसमें नहीं कर सकते, उसके लिए हमें नई टेक्निक यूज करनी पड़ती है, दैट यू विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास, रिग्रेशन। उसके अंदर हम डमी डेटा क्रिएट करते हैं, 1 नंबर फॉर द मेल, 2 नंबर फॉर फीमेल, और 1 नंबर फॉर मेल, 0 नंबर फॉर फीमेल, जैसा आपको सही लगे। And then we will run the data and use that statistical tool, so that we will learn that how we will convert the gender, how we will compute that in our variables, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं जेंडर बेसिस पे बहुत सारे statistical decisions लेने होते हैं। So in correlation we can't do, but in regression we can do. We will learn that in our next class, right? अब एक ये वाला टैब खोलो, पार्शियल वाला, और उसमें मैंने आपको 3 डेटास दिए हैं, एक डिमांड का, एक प्राइस का, और एक इनकम का। तीनों आपके मैट्रिक है। फटाफट से कोरिलेशन फाइंड आउट करके बताओ बिटवीन ऑल थ्री। अब ऑल थ्री कैसे, मैंने आपके लिए देखो लिख रखा है, कोरिलेशन फाइंड आउट करो बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, कोरिलेशन फाइंड आउट करो बिटवीन डिमांड एंड इनकम, एंड कोरिलेशन फाइंड आउट करो बिटवीन प्राइस एंड इनकम। क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं? एक मैं फाइंड आउट करके दिखा रही हूँ, इक्वल टू कॉरेल, कॉरेल को क्लिक करा। अब जोन से 2 डेटा का कोरिलेशन पूछा, मैंने पूछा डिमांड एंड प्राइस, तो पहले मैंने डिमांड क्लिक कर दिया, कॉमा लगाया, प्राइस सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंड देन आई एंटर्ड, सो आई गॉट दिस डेटा। सिमिलरली मैंने डिमांड एंड इनकम का किया, एंड सिमिलरली मैंने प्राइस एंड इनकम का किया। देखो आप लोगों की शीट पे मैंने करके दिया है ये डेटा, कैन यू सी? और ये इसके फॉर्मूला है जो मैंने लगा के दिए। तीनों में मैंने कोरल लगाया, बट डिमांड और इनकम को सेलेक्ट किया सेकंड टैब में, और थर्ड में प्राइस एंड इनकम को सेलेक्ट किया। मैम डन। डन। अब मुझे इसका करना क्या है, मुझे आपस में रिलेशन, मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन बताओ। जो आपकी वैल्यू आई फर्स्ट वाले की -0.932, लेट अस से स्टिक टू 2 डेसिमल्स, -0.93, इसका मतलब क्या है? मुझे तो इंटरप्रिटेशन लिख के आनी है पेपर में।
निकाल लिया मैंने, बहुत बढ़िया निकल गया मेरा। अब निकाल के मैंने क्या किया इसका, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन? डिमांड और प्राइस का कैसा रिलेशन है? स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, मॉडरेट रिलेशन है, परफेक्ट रिलेशन है, या जीरो रिलेशन है? मैं चार टर्म्स यूज कर रही हूं, मुझे बताइएगा। स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, परफेक्ट रिलेशन है, मॉडरेट रिलेशन है, या जीरो रिलेशन है? कैसा रिलेशन है? क्या लगता है इन चारों टर्म्स में से विच वन इज बेटर? जीरो मैम कब यूज करूंगी? जब जीरो होगा। वेरी गुड, तो ये यूज नहीं हुआ इसमें। मॉडरेट कब यूज करूंगी? व्हेन द वैल्यूज विल लाई बिटवीन 0 टू पॉइंट 0 to 1। सेवन 0 to 0.7। ये हमने क्योंकि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो मेरा मॉडरेट कब करूंगी? 0 to 0.7। स्ट्रॉन्ग कब करूंगी? ऑब्वियसली मोर देन 0.7। और परफेक्ट कब करूंगी? मैक्सिमम वैल्यू कोरिलेशन की 1 पॉसिबल है। सो परफेक्ट रिलेशन कैन बी 1 और कैन बी -1। अब बताओ, मेरा -0.93 रिलेशन आया है, कैसा है वो रिलेशन? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। और नेगेटिव है, पॉजिटिव रिलेशन है? नेगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ? इफ द डिमांड विल इंक्रीज, व्हाट हैपन टू द प्राइस? If there is a change in the demand, what will happen to the price? It will increase or decrease? So my relationship is negative and strong. दो चीजें बताई. Now we are discussing about what do you mean by the term negative. हाँ जी, what do you दोनों mean? चीजें डिक्रीज होंगी। तो पॉजिटिव हो गया। मैं भी नीचे गिर रही हूँ, आप भी नीचे गिर रहे हो, हम तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। व्हेन वी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, आइदर बोथ मूविंग टुवर्ड्स अपवर्ड्स और बोथ मूविंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, दैट मींस आई हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। मैंने कहा आप सामने देखो, आपने सामने देखा। मैंने कहा पीछे देखो, आपने पीछे देखा। सो यू आर मूविंग ऑन माई डायरेक्शन ना, दैट मीन्स पॉजिटिव। मैंने कहा सामने देखो, तुमने कहा नहीं मैं पीछे देखूंगी, दिस इज अपोजिट डायरेक्शन। तो जब अपोजिट वर्ड यूज होता है, देन वी कैन से वी हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप। वन इज इंक्रीजिंग, अदर वन इज डिक्रीजिंग। one is decreasing, other one is increasing. We are moving in an opposite direction, that we can say negative. Is this part clear? तो मैम डिमांड तो और प्राइस प्राइस में, डिमांड प्राइस अगर डिक्रीज बढ़ रहा है, हाँ डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस क्या होंगे? डिक्रीज। decrease. This relationship shows this meaning only. अब पॉइंट 88 का इंटरप्रिटेशन बताओ। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इनकम। कैसा रिलेशन है? मैम स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब, क्योंकि मेरे को तो इसको स्टेटमेंट में लिख के आना है, सो काइंडली एक्सप्लेन इट फर्दर। मैम बोथ विल इंक्रीज और बोथ विल डिक्रीज। यस। और यूजुअली भी अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ऐसे ही होता है। वेन एवर माई इनकम इज इंक्रीजिंग आई विल डिमांड मोर, वेन माई इनक्रीजम इज डिक्रीजिंग आई हैव अ लिमिटेड बजट सो आई विल डिमांड लेस। What is the relationship between price and income? I hope this is clear now. It has a strong relationship, but the negative one. यहाँ तक interpretation clear? Any doubt यस to मैम। any? Right. अब मुझे इसी को use करना है with the data analysis. So I am again using data. Clicking on the data analysis. Find out the word correlation and click OK. पहुंच गए यहाँ तक? यस। और तीनों कॉलम्स को सेलेक्ट कर लो, डिमांड से लेकर 300 तक, तीनों को सेलेक्ट कर लो। नीचे लेबल्स इन फर्स्ट को रो, लेबल्स है ना, नाम लिखे हैं, राइट क्लिक कर दो एंड देन क्लिक ओके। पहुंच गए यहां तक? यस देखो मेरा कुछ आया है रिजल्ट, तुम लोगों के भी कुछ आए हैं रिजल्ट? मैम इसमें 1 1 का क्या मतलब है?
हाँ, तभी मैं पूछूंगी तुमसे, तुम पूछोगे मुझसे। तुम बताओ 1 1 का क्या मतलब है। देखो अब हम कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ना सीखते हैं। पहले इस टैब को पढ़ते हैं 1 1। डिमांड वाई का, डिमांड वाई के साथ अपने ही वेरिएबल के साथ कैसा रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, तो वो वैल्यू आ गई 1। परफेक्ट रिलेशन है, जो y की इधर वैल्यू वो y की उधर वैल्यू, ऑब्वियसली सेम कॉलम है तो सेम आंसर आएंगे। तो इसलिए ये देखो, ये तीनों वर्टिकली 1 1 है। ये प्राइस एक्स का प्राइस एक्स के साथ रिलेशन, ये इनकम का इनकम के साथ रिलेशन। पढ़ना आ गया 1 1 का मतलब। यस अब ये कैसे पढ़ा? प्राइस का डिमांड के साथ कैसा रिलेशन, हमने कोरल में भी यही बनाया था। कोरल बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, और हमारा रिजल्ट भी सेम आया था -0.932। सिमिलरली इनकम और डिमांड का रिलेशन, सिमिलरली इनकम और प्राइस का रिलेशन। तो हम लोग ऐसे करते हैं इसको करने के लिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस प्लीज, इज इट क्लियर? मैम रिपीट कर देखो अब प्लीज। अच्छा, देख प्राइस का डिमांड के साथ रिलेशन कितना है, ये आपने अभी कोरल से निकाला था। यस मैम। सेम वैल्यू आई थी। यस। तो इसमें मैंने बस एक टैब क्लिक किया, तीनों वैल्यूज को सिलेक्ट किया, उसने अपने आप दो दो वैल्यूज लेके सारे रिलेशन निकाल दिए। इनकम का डिमांड के साथ क्या रिलेशन है? देखो आपने अभी कोरल से किया था, यही वैल्यू आई थी 0.88। यस मैम ये। और इनकम का प्राइस के साथ क्या रिलेशन है? तो हमको ये कोरिलेशन में पूरा का पूरा टैब, जितने भी रिलेशंस पॉसिबल होंगे, डेटा एनालिसिस डायरेक्टली कंप्यूट कर देगा जस्ट बाय क्लिकिंग ओके। उसमें मुझे बार बार कोरल 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 फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा। ये मैंने एक्सप्लेन किया। अप टिल दिस पार्ट इज क्लियर? यस मैम। अब नेक्स्ट टैब खोलेंगे जिसपे लिखा है पार्शियल डेटा, जिसमें मैंने 3 हेडिंग्स दिए हैं, ग्रेड्स, नंबर ऑफ आवर्स और एग्जाम मार्क्स। दिस वन इज नंबर ऑफ आवर्स, कितना टाइम आप पढ़ते हो। और ये आपके एग्जाम के मार्क्स आए फाइनली। तो मेरे को कोरिलेशन निकालना है इन तीनों का। लेकिन अब मुझे सिंपल कोरिलेशन नहीं निकालना। सिंपल कोरिलेशन तो मुझे आ गया कि मैं डेटा एनालिसिस पे जाऊंगी, पूरी को सेलेक्ट करूंगी, ओके करूंगी, और बारी बारी करके मुझे रिलेशन मिल जाएगा। लेटस से मुझे कोरिलेशन निकालना है बिटवीन ग्रेड एंड एग्जाम मार्क्स बाय कीपिंग नंबर ऑफ आवर्स कांस्टेंट। कि मेरे डेटा में मैं जो नंबर ऑफ आवर्स है उसका क्या अफेक्ट है, मैं उसको निकाल के दो का रिलेशन जब निकालती हूँ, उसको मैं बोलती हूँ टर्म पार्शियल कोरिलेशन। आई एम रिपीटिंग दिस टर्म। when I want to create a relationship between two variables, keeping the other variables constant. I am again repeating. When I want to find out the relationship between two variables, keeping the third variable constant or other variables constant, then I called it that I want to find out the partial correlation. अब पार्शियल कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो वी शुड लर्न दिस थिंग फर्स्ट। मुझे अब इसी शीट पे आप निकाल के दिखाओ 3 कोरल कोरिलेशन। निकाल सकते हो? क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो 3 रिलेशन? हेलो, हेलो, हेलो। यस मैम। और कहाँ खो गए? कैन यू फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन grade and hours, between grade and marks, and between hours and marks? निकाल सकते हो क्या? बोलो। यस मैम।
निकालो और बताओ मुझे, क्योंकि मेरे को पहले कोरिलेशन निकालना है, उसी से मेरे को पार्शियल निकालना है। देन आई विल टेल यू द फॉर्मूला हाउ वी विल फाइंड आउट द पार्शियल, इसलिए निकलवा रही हूँ। लेट अस से माय प्रॉब्लम इज टू फाइंड आउट relationship between grade and exam marks while keeping number of hours constant. सो दिस इज माई प्रॉब्लम। पहले मैं सिर्फ यहां तक पढ़ती थी तो कोरिलेशन था, कहां तक पढ़ती थी? रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेड एंड एग्जाम मार्क्स, जो मुझे ऊपर की 3 वैल्यूज में आए। अब मेरे को एक एडिशन लाइन लिख दी है। अब मुझे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है व्हाइल कीपिंग द थर्ड वेरिएबल कांस्टेंट। तो पार्शियल हम कैसे करेंगे, दैट वी विल लर्न। निकल गई क्या ये वैल्यूज? यस मैम। हाँ बताओ फिर, ग्रेड एंड आर्ट्स वाली की क्या रिजल्ट आए? मैम -0.25 आगे और भी हमको माइनस 0.25। हाँ नेक्स्ट बताओ, ग्रेड एंड मार्क्स। मैम ग्रेड एंड एग्जाम, ग्रेड एंड एग्जाम, एग्जाम हाँ मार्क्स। जी, हाँ जी बेटा। मैम 0.72। 0.72। एंड द लास्ट वन, आर्ट्स एंड एग्जाम। -0.05। 0.05। यहाँ तक डन। तो अगर मुझसे क्वेश्चन पे पूछा जाता है फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेड एंड एग्जाम मार्क्स, तो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, दैट इज 0.72। बट मुझे एडिशन लाइन दी गई व्हाइल कीपिंग द नंबर ऑफ आवर्स कांस्टेंट, थर्ड वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है, उसका रिजल्ट को नलीफाई करना है, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। अब उसका रिजल्ट का फॉर्मूला सुनो ध्यान से। वो कहते हैं फर्स्ट टेक अ रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज जो उसके अंदर नहीं है, यानी जिसको कांस्टेंट रखा है। लेट अस से नंबर ऑफ आवर्स is C, grade is A, and hours is B। तो मैंने जब C को कांस्टेंट रखा तो मेरा फॉर्मूला बनेगा फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन A and B minus the correlation between A and C, and in multiplication correlation between बी एंड सी। यानी मेरा जो ग्रेड सी है आर्ट्स, जहां पर दो जगह पे आ रहा है, एक इस जगह पे आ रहा है, एक इस जगह पे आ रहा है, इनको कांस्टेंट रख के पुट इट इन अ ब्रैकेट दिस वैल्यू, और उसके बाद डिवाइड करके आपको अंडर रूट लेना है। अब अंडर रूट इज नॉट पॉसिबल इन एक्सेल, सो वी विल यूज द टर्म स्क्वायर रूट, SQRT। स्क्वायर रूट लेना है मुझे किस किस का? विद इन द ब्रैकेट 1 - R ऑफ A एंड C इंटू, स्क्वेयरिंग करनी है इसकी, इंटू R ऑफ A एंड C। और फिर एक और ब्रैकेट लेना है, 1 - R B एंड C इंटू R B एंड C, और पूरे ब्रैकेट को बंद कर देना है। यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगेंगे। तो ये बन जाएगा मेरा फॉर्मूला। अब मैं फॉर्मूले को एक्सप्लेन करती हूँ, बाद में टाइप कीजिएगा, पहले देखिए मैं क्या कर रही हूँ। एक मिनट, ये इसके आगे मैं इक्वल टू हटा रही हूँ। तो मुझे पहले लेटर्स से मेरे को रिलेशन निकालना है जिसमें नंबर ऑफ आवर्स कांस्टेंट ट्रीट करने हैं। तो मुझे ए एंड बी, ग्रेड एंड आवर्स वाला यूज करना है। ग्रेड एंड आवर्स वाला कोरिलेशन हो गया ये वाला, माइनस का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाया। अब मुझे यूज करना है
ए एंड सी वाला, ए एंड सी कौन सा हुआ? ग्रेड एंड आर्ट्स वाला। ग्रेड एंड आर्ट्स वाला आपने निकाल रखा है? एक मिनट, मैंने ए फर्स्ट एंड ही ग्रेड बी, एंड आर्ट्स। हाँ फर्स्ट ग्रेड एंड आर्ट्स था, तो ए एंड बी वाला यूज करना है। पहले मुझे ग्रेड और आर्ट्स वाला यूज करना था, सॉरी। फिर मुझे अब आर्ट्स और ग्रेड वाला यूज करना है। मेरा आर्ट्स और ग्रेड कौन से वाला हुआ? ये चक्कर क्या पड़ रहा है मेरा? ए एंड बी हो गया, ए एंड सी, बी एंड सी यूज करना है। मैं कोई गलत ले रही हूँ इधर। इधर देखो, मैंने कोई टाइपिंग एरर तो नहीं करी? देखो आर ए एंड बी, यानी जो कॉमन नंबर नहीं है, नंबर ऑफ आर्ट्स हटा के ग्रेड एंड आर्ट्स वाला कौन सा है? ये है। फिर मेरे को लेना है जो अब बीच बीच में मेरे पास आर्ट्स आता हो, यानी मैम नंबर ऑफ। आपने नंबर ऑफ आर्ट्स को सी ले रखा है और आर्ट्स को ही बी ले रखा है। हाँ, तो यही गलती बार बार करे जा रही हूँ ना मैं। ये बी होगा मेरा एग्जाम, तभी तो एग्जाम ये। मार्क्स होंगे शायद ये। हाँ हाँ बेटा, वही है। तभी तो ये गलती हो रही है, और पर कंप्यूटेशन में फॉर्मूले में ही नहीं आ रहा। एग्जाम, एग्जाम इज बी, क्योंकि दैट इज नॉट कॉमन। अब ठीक है, तो मुझे लेना है ए एंड बी, यानी ग्रेड एंड एग्जाम वाला सबसे पहले लेना है। कौन सा है ग्रेड एंड एग्जाम वाला? दिस वन। माइनस विद इन ब्रैकेट। अब आर्ट्स दोनों में इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आर्ट्स इसमें भी इंटरेक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई करा, इसमें भी इंटरेक्ट कर रहा है, खत्म करा। डिवाइड का साइन लगाया, SQRT लिखा, तो मैंने ये वाला टैब उठाया। देखो ब्रैकेट ओपन हो गया, अब वो नंबर पूछेगा, तो नंबर के अंदर मेरे को एक और ब्रैकेट ओपन करना है। वन माइनस, यानी अगर पहले G2 लिया हुआ है तो दो बारी G2 ले लो। सो G2 मल्टीप्लाई G2, ब्रैकेट क्लोज, न्यू ब्रैकेट ओपन, वन माइनस G4 मल्टीप्लाई G4, ब्रैकेट क्लोज, वन मोर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यू विल गेट दिस रिजल्ट। और जो ये रिजल्ट मिलेगा, दिस इज द रिजल्ट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कौन से दो वेरिएबल्स? बिटवीन एग्जाम एंड ग्रेड मार्क्स व्हाइल कीपिंग द नंबर ऑफ आवर्स कांस्टेंट। तो उसकी मैम वजह से मेरा वैल्यू कम हो गया। हाँ बेटा, मैम वो G2 के बाद नहीं समझ आया। देख मैं तेरे को आपने दिखाती हूँ। स्क्वायरिंग करी ना। हाँ देख, G2 है ना, दो बारी G2 मल्टीप्लाई G2, ये करा। दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस। और उसके बाद मैंने एक और मल्टीप्लिकेशन का साइन डाला, फिर एक ब्रैकेट खोला, फिर वन माइनस, यानी ऊपर जो डिनोमिनेटर में आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, वो ही दोबारा आएंगे। G2 दो बारी, फिर वन माइनस G4 दो बारी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पार्शियल कोरिलेशन। देख बेटा, आया? यस। डन? बोल बच्चे। यस। डन। अब इसी को ही मेरे को करना है। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेड and arts while keeping the exams marks constant. So I'm writing this problem again. I want to find out the relationship between grades and arts while keeping the exam marks constant. अब C क्या हो गया तुम्हारा? What is C? एग्जाम। Exam mark is C. A and B आप कोई सा भी ले लो. So let us say I am taking grade as A and arts as B. आपने ऑलरेडी कोरिलेशन तीनों का निकाल रखा है, उनको फॉर्मूले में फिट करना है। फर्स्ट वन इज द ए एंड बी, सो द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेड एंड आर्ट्स, माइनस ब्रैकेट ओपन, अदर रिलेशनशिप मल्टीप्लाई, अदर रिलेशनशिप ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय SQRT,
this SQRT, open one more bracket, write down 1 minus. अब पहले G3 लिया है, so 2 बारी G3 मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट क्लोज, पुट मल्टीप्लीकेशन टाइम 1 माइनस. अब मैंने G4 लिया है, so write down G4 multiply G4, bracket close, and one more bracket should be closed. Click enter. You will get the result. मैम वो फॉर्मूले में ना ऊपर D11 आ रहा, तो उसी से कंफ्यूजन हो रहा था. मेरे में आ रहा है, एक मिनट यस रुक. मैम, जो आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा है ना, उसमें D11 लिखा हुआ आ रहा है लास्ट वाले से पहले, तो ये वही से मैं. कौन से वाले में बेटा? मैम जो स्टार्टिंग में आपने फॉर्मूला लिखा था उसमें. मैम ये D10. वाला? यस. अरे ये तो टाइपिंग एरर हो गया. ये D11 कहाँ से आ गया? नो, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस, दोनों में डबल डबल है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, वरना टाइपो एरर दिखा देता है. अब ठीक है, देखो यस मैम. आ गया रिजल्ट तुम्हारा और मेरा. बोलो. Is the result visible? This is what we have done with the Excel. Now we will show you the same result with the help of SPSS. और जब हम SPSS में इसको ओपन करेंगे, मुझे बताना कि आप लोगों को SPSS वाला टैब मेरा दिख रहा है कि नहीं. स्क्रीन वर्किंग दिख रही है? That I am opening SPSS file. Is it visible? मैम माई फाइल्स लिखता है सर. माई फाइल्स लिखा है, कोरिलेशन वाली फाइल नहीं दिख रही मेरी. मैडम क्लास फोल्डर दिख रहा है आपका जो. अच्छा, तो मेरे को दोबारा से शेयर करने दो. लेट मी शेयर इट वन मोर टाइम. इज इट विजिबल नाउ? देखो, इज इट विजिबल नाउ? यस बच्चे, विजिबल है कि नहीं है? विजिबल मैम. विजिबल है तो बोलते क्यों नहीं, यस इतनी मैम. देर में क्यों बोलते हो? अब देखो, जो हमने इतनी मेहनत करी है एक्सेल में, हमने फॉर्मूला क्रिएट किया. मैंने जो आपका एक्सेल का डेटा था, ग्रेड, आवर्स और एग्जाम, वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ भी डाल दिया, सो दैट आई कैन चेक कि हम जो कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर भी कर पाएगा. सो इसके बड़े इजी स्टेप्स है इसमें. क्लिक ऑन एनालाइज, कोरिलेट, एंड ऑन द कोरिलेट क्लिक द पार्शियल. पार्शियल पे क्लिक किया. अब वो कहना चाहता है आपको ग्रेड और एग्जाम, इन दोनों का रिलेशनशिप देखना है व्हाइल कंट्रोलिंग द थर्ड वेरिएबल आर्स. तो जिस थर्ड वेरिएबल को, जिसको हमने लाइन लिखा था व्हाइल कीपिंग द थर्ड वेरिएबल कांस्टेंट, यानी अगर मैं यहाँ पे चाहूं तो एक वेरिएबल नहीं, दो तीन वेरिएबल को कांस्टेंट कर सकती हूँ, और क्लिक कर दूंगी ओके. इज माय आउटपुट विंडो विजिबल? नो मैम. नॉट विजिबल? ओके, so let me share it one more time. इसके अंदर कुछ वो नहीं होता कि आप अपना आप जल्दी जल्दी मूव कर जाए एक विंडो से दूसरे विंडो पे? मैम आपको एंटायर स्क्रीन अपनी शेयर करनी होगी इसमें. अच्छा, एंटायर स्क्रीन शेयर करती हूँ. अच्छा ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम से आई विल डू दैट. अब देखो, इज इट विजिबल? यस. तो देखो, ये ऑटोमेटिकली दिखाता है कि मैंने कंट्रोल किया है वेरिएबल आर्स और रिलेशनशिप बनाया बिटवीन ग्रेड एंड एग्जाम. जो रिलेशनशिप मैंने बनाया ग्रेड और एग्जाम के बीच में, वो मेरा रिलेशन बना 0.736. अब मुझे एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में एक और एडवांटेज है, वो मुझे ये भी बताता है जो आपका रिलेशनशिप आया है क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है. तो मेरा रिजल्ट अगर 0.05 से कम है, आई एम रिपीटिंग, इफ माई रिजल्ट इज लेस देन 0.05,
then I always say that my result is significant. तो क्या मेरा result significant है? Is the relationship between the grades and the exam marks is significant? Yes. Yes, because the value is less than 0.05, my value is 0.024. So there is a correlation between these two values. The relationship is positive as well as strongly correlated. ये दोनों बातें मुझे कैसे पता लगी that my relation is positive and strongly correlated? How will you interpret? मैम साइन चेक करेंगे। कौन सी वाली वैल्यू से? वैल्यूज आर देयर ऑन योर स्क्रीन। विच वैल्यू? वन वैल्यू 0.736, 0.024। कौन सी वैल्यू से मैंने ये इंटरप्रिटेशन दी? मैंने मैम इंटरप्रिटेशन दी कोरिलेशन। मैंने इंटरप्रिटेशन दी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव की। किसको देख के? 0.736 को देख के। बिकॉज मुझे बताया गया था थ्योरी में, इफ द रिलेशनशिप इज मोर देन 0.7 देन वी ऑलवेज डिक्लेयर दैट माय रिलेशनशिप इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड। और क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट प्लस में है तो मैंने ऐड कर दिया वर्ड पॉजिटिवली एज वेल एज स्ट्रांगली कोरिलेटेड। सिग्निफिकेंट वैल्यू मैंने किससे चेक करी? इस वैल्यू से चेक करी 0.024 से। ये मुझे बताता है वेदर माय रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट और नॉट। सो इन दिस केस माय रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट। क्या इंटरप्रिटेशन क्लियर है? एनी डाउट टू एनीवन? प्लीज रेज योर डाउट। बच्चे No doubt. पूछो, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। नाउ आई एम शेयरिंग माई होल स्क्रीन। अब क्या दिख रहा है तुम्हें मेरी स्क्रीन पे? गूगल मीट खोला था। मैम अब SPSS. SPSS। चलो, मतलब अब सही चल रहा है। अब ये वाला डेटा व्यू दिखा आपको, राइट? और इसके साथ अभी हमने एक्सेल पे काम किया था। वी हैव फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेड एंड आवर्स व्हाइल कीपिंग द एग्जाम मार्क्स कांस्टेंट। तो अब मुझे अगर इसको करना है तो मैं क्या करूंगी? एनालाइज, कोरिलेट, पार्शियल। ग्रेड में से एग्जाम को बाहर निकाल दिया, आर्ट्स को बाहर निकाल के ऊपर ले गई, और एग्जाम को मैंने कंट्रोल किया। यही करा था ना, वाइल कीपिंग द एग्जाम मार्क्स कांस्टेंट। क्लिक करा, ओके। आउटपुट विंडो दिख रहा है? यस मैम। तो देखो मेरा यस मैम। आउटपुट विंडो का रिजल्ट क्या आया है। मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करूंगी? मेरे पास एक वैल्यू आई है -0.311। कैसा रिलेशन है मेरा? माई रिलेशनशिप मैम इज मॉडरेट। नो, हाँ मॉडरेट, राइट, ठीक है ठीक है। यस, माई रिलेशनशिप इज मॉडरेट। पॉजिटिवली और नेगेटिवली? नेगेटिवली। नेगेटिवली। इज माई रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट? यस मैम। नो, माई वैल्यूज आर हायर देन 0.05। 0.05 से हायर है। मेरी वैल्यू कितनी है? 0.41 है। 0.05 से तो बहुत ज्यादा है। So my values are not statistically significant, but my results are negatively correlated on a moderate basis. Is the interpretation clear? Yes, please. Is Yes, the ma'am. interpretation clear? बोलो। अब हमारे पास एक लास्ट मेथड रह गया है विच इज द स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। मेरा जो डेटा था वो डेटा था न्यूमेरिक टर्म्स में। डिमांड, प्राइस, क्वांटिटी सब न्यूमेरिक टर्म्स में लिखा हुआ है। क्या मैं उस डेटा को ट्रांसफर कर सकती हूँ? Let us say I am writing one data. Can I transfer it on the rank basis? If I can transfer it on the rank basis, यानी मैंने अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करा, डेटा नॉर्मल डेटा को रैंकिंग डेटा में, तो मैं उससे निकाल पाऊंगी स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। मैं स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन के लिए आप लोगों ने ये जो फाइल बनाई है जिसके अंदर देखो डिमांड, प्राइस, इनकम आपके पास एक्सेल में ऑलरेडी है, क्या मैं इनको रैंक दे सकती हूँ?
एंड लेट अस से आई हैव फिक्स्ड माय रैंक कि रैंक 1 में दूंगी स्मॉलेस्ट नंबर को, 2 दूंगी उससे बड़े, 3 दूंगी उससे बड़े, दैट मीन्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर आई एम गिविंग द रैंक्स। क्या मेरा एसपीएसएस सॉफ्टवेयर ये काम मैनुअली ना करके अपने आप कर सकता है? इज इट पॉसिबल? क्या आपने सीखा हुआ है हाउ यू विल ट्रांसफॉर्म द रैंक्स? यस प्लीज, जिन लोगों ने पहले एसपीएसएस सीखा था क्या वो बता सकते हैं? नहीं? स्क्रीन पे देखना, आई विल टेल यू हाउ टू ट्रांसफर द रैंक इन जस्ट अ क्लिक अवे। मुझे इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, मैं मैनुअली कुछ नहीं करूंगी। अभी तो मेरे पास देर आर ओनली 10 आइटम्स। इफ इट वाज 50 आइटम्स, इफ इट इज 100 आइटम, इफ इट इज 500 आइटम्स, सो आई कांट डू इट मैनुअली। आई विल यूज दिस सॉफ्टवेयर टू पुट दिस रैंकिंग। और रैंकिंग में इसको कैसे दूंगी? आई विल क्लिक द ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर देखो मेरे को एक मिलेगा रैंक केसेस। आई एम रिपीटिंग, आई विल क्लिक द ट्रांसफॉर्म एंड देन आई विल क्लिक द रैंक केसेस। अब वो मुझसे पूछेगा किसको रैंक देनी है। सो लेट अस से आई एम गिविंग रैंक टू डिमांड, प्राइस एंड इनकम। मैंने तीनों वेरिएबल्स को सेलेक्ट करके राइट साइड पे अपलोड कर दिया। और वो पूछ रहा है असाइन रैंक 1 किसको करनी है, स्मॉलेस्ट को या लार्जेस्ट को। सो मैंने पहले ही बता दिया आई एम पुटिंग इट ऑन एन असेंडिंग ऑर्डर, सो आई वांट टू पुट द स्मॉलेस्ट वैल्यू एज 1। व्हेन आई विल क्लिक ओके, मुझे एक वैल्यू मिलेगी कि आई हैव क्रिएटेड दिस वेरिएबल। कौन से वेरिएबल क्रिएट कर दिए? डिमांड की मैंने रैंक निकाल दी और नया वेरिएबल बनाया आर डिमांड। प्राइस की मैंने रैंक निकाल दी और नया वेरिएबल बनाया आर प्राइस। एंड सिमिलरली मैंने आर इनकम एक बनाया। तो चेक करते हैं क्या ये तीन वेरिएबल्स बन गए हैं। कैन यू सी ऑन माय स्क्रीन, तीन नए वेरिएबल्स आ गए हैं मेरी स्क्रीन पे? आप देख यस पा मैम। रहे हैं? तो चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास तो 10 नंबर से वी कैन इजीली चेक विच वन इज द स्मॉलेस्ट। 50 इज द स्मॉलेस्ट, इसका रैंक 1 दिया। Then after 50, next number is 65. No, next number is 60. तो इसका 2 दिया। थर्ड नंबर इज 65, इसका 3 दिया। एंड सो ऑन। मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर रैंक निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं चुटकियों में कंप्यूटेशन करके बस एक वैल्यूज को क्लिक करके रैंकिंग निकाल सकती हूँ। अब क्योंकि ये डेटा मैट्रिक नहीं है, मतलब नंबर्स नहीं है, रैंकिंग है, नॉन मैट्रिक है, ऑर्डर्ड है, प्रेफरेंस है। रैंकिंग का मतलब होता है प्रेफरेंस, पहले नंबर की प्रेफरेंस, दूसरे की प्रेफरेंस, तीसरे की प्रेफरेंस। सो अब मुझे इसके अंदर स्पीयरमैन कोरिलेशन निकालना है। सो आई कैन क्लिक एनालाइज, कोरिलेट। इन कोरिलेट आई विल क्लिक बाय वेरिएट। और बाय वेरिएट में लेटर से आई वांट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। दोनों वेरिएबल्स को मैंने सेलेक्ट किया और राइट साइड की विंडो में डाला। पियर्सन वाले को अब मैंने अनचेक किया एंड आई एम क्लिकिंग द स्पीयरमैन, क्योंकि स्पीयरमैन वाले से ही रैंक निकलती है। क्लिक किया ओके। कैन आई फाइंड आउट द रिजल्ट? देखना जरा, इज द रिलेशनशिप इज सिग्निफिकेंट? चेक करके बताओ। हेलो, इज माय आउटपुट विंडो विजिबल? Yes. ओके, इज द रिलेशनशिप इज सिग्निफिकेंट? Yes, ma'am. कौन सी वैल्यू से पता लगा? 0.000 देखी या -0.948 देखी? And 0.000. वेरी गुड, 0.05 से कम। यस, द रिलेशनशिप इज सिग्निफिकेंट। एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट? नेगेटिव बट स्ट्रॉन्ग Strong. रिलेशनशिप। और डिमांड और प्राइस में हम हमेशा यही पढ़ते हैं थ्योरम में भी कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है और आपस में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अब देखो मैंने इसमें स्पीयरमैन करा, मुझे आउटपुट में पता कैसे लगेगा कि मैंने स्पीयरमैन क्लिक किया है? इज इट रिटर्न एनीवेयर? यस। वेयर? इट इज रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड।
प्लस एक हेडिंग दे आ जाती है ऑटोमेटिकली, नॉन पैरामीट्रिक कोरिलेशन। नॉन पैरामीट्रिक मींस जिसका डेटा मैट्रिक नहीं है, जिसका डेटा नंबर नहीं है। पहले हमने पार्शियल निकाला था, तो इसकी हेडिंग आ गई पार्शियल कोरिलेशन। यानी आप जो भी निकालोगे उसकी हेडिंग आउटपुट विंडो में आपको जरूर मिलेगी। क्या ये बात क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम। अब आपके पास मैंने डेटा दिया एक्सेल पे, देखो उसका टैब का नाम होगा स्पीयरमैन। एक ही डेटा दिया है? देयर मस्ट बी वन मोर डेटा, चेक करो। एक ही डेटा है? हेलो? अगर एक ही डेटा दिया है तो राइट डाउन दिस डेटा, फटाफट लिखो। ये वाला मैं बोल रही हूँ, पहले कॉलम में हेडिंग दो जज वन, JUDGE, जज वन। लिख रहे हो? और वैल्यूज डाल दो 10, 1, 5, 2, 8, 3, 4, 6, 7, 9। I'm writing this data on your Excel. Judge 1, Judge 2। लेट अस से मैंने दो जजेस से प्रेफरेंस मांगी। पहले जज ने मुझे रैंकिंग प्रेफरेंस ये दी किसी चीज की, और दूसरे जज ने मुझे ये प्रेफरेंस दी। या मैं आपसे बोलती हूँ कि मैंने आपको 10 स्कूलों के नाम दिए, और मुझे दिव्या ने 1 नंबर है, उसने मुझे रैंकिंग ऐसे दी। इप्सा नंबर 2 मैंने दिया, तो इप्सा ने मुझे रैंकिंग ऐसे दी। और मुझे बोला गया इसमें स्पीयरमैन कोरिलेशन फाइंड आउट करो, तो मेरे को इसमें फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक्सेल के अंदर तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना हुआ है। सो व्हाट आई सपोज टू डू फर्स्ट, मुझे सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। सो फर्स्ट फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज एंड राइट इट डाउन दिस एज डी। तो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। बेटा वैल्यूज लिख ली क्या? यस मैम। यस। अच्छा, दोनों जजेस की लिख ली या रिपीट करूं एक बारी? मैं दोनों की दोनों की लिख ली, तो निकाल लो डिफरेंस। सो मैंने डेटा में इसमें एक्सेल में करा, डबल क्लिक करा और पूरा डेटा आ गया। देन आई क्लिक दिस एंड फाइंड आउट द ऑटो सम, व्हाट इज द समेशन ऑफ दिस। तो समेशन मेरे वाले का आ गया 0। देन फाइंड आउट डी इंटू डी, यानी डी स्क्वेयर। तो मैंने इसको क्लिक किया और डबल इसी को क्लिक किया, देन एंटर। और इसका ऑटो सम भी निकाल लिया। मैंने लास्ट आपने क्या किया बता दो एक बार। बेटा ये जो डिफरेंस निकाला ना, इसका डबल कर दिया, स्क्वेयरिंग करी, तो डी इंटू डी। ये देखो फॉर्मूला, ये किया मैंने। ये जो सी वैल्यू थी, C2 इंटू C2, C3 इंटू C3, C4 इंटू C4, और फिर ऑटो सम करा। कर पा रहे हो? अब यहां तक कर पा रहे हो? हेलो? यस मैम।
अच्छा, तो उसके बाद मुझे स्पीयरमैन का फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला लिख लो। 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर, लिख के दिखा देती हूँ मैं तुम लोगों को। 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n³ - n। This is the formula of Spearman rank correlation. So can you find out this? 1 - 6 हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, इंटू d² 14 और डिवाइड करना है n³ - n। कितना है मेरा n³? कितना है मेरा n नंबर? 10 नंबर है, 10 रैंकिंग दी, n³ हो गया 1000 माइनस n 10। कुछ गड़बड़ करी है, -9 तो आ ही नहीं सकता, जरा निकालना। 1 - 6 इंटू 14 और 1000 माइनस n डिवाइडेड बाय 990। 6 × 14 डिवाइडेड बाय 990। अच्छा, भी गड़बड़ है। इस फॉर्मूले को कैसे लिखोगे एक्सेल पे? कहाँ खो गए? 6 × 14 डिवाइडेड बाय 990। अब करो इक्वल टू 1 माइनस दिस, एंटर। तो आपका वैल्यू ये आना चाहिए 0.915 के करीब। विल यू एबल टू फाइंड इट आउट? मैम दोबारा बताने कॉल प्लीज। कौन से वाला फॉर्मूला बताऊं? हाँ यस मैम, फॉर्म बता दे। बेटा मैंने ऐसे किया क्योंकि मेरे को 6 × 14 डिवाइडेड बाय 990 चाहिए था, तो पहले मैंने ये वैल्यू निकाल ली और फिर उसको 1 से माइनस करना था, तो 1 से माइनस मैंने F9 कर दिया, सो आई गॉट दिस वैल्यू 0.915। देखो आप लोगों की आ रही है? डन हो गया? यस मैम। एक का यस, व्हाट अबाउट अदर्स? मैम वो 8 3 तक तो आ गया, उसके बाद क्या करा आपने? हाँ देखो, ये आ गया 0.0848484 करके लिखा हुआ यस आया मैम। मेरा। फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा, 1 माइनस, ये पूरा ब्रैकेट में था 6 वाला, तो मैंने लिख दिया 1 माइनस और जो वैल्यू कंप्यूट करी वो, तो आंसर आ गया मेरा 0.915। आया? ये देख, ये किया मैंने। ये एक ब्रैकेट में है और ये पूरा का पूरा 1 से माइनस होगा, तो मैंने टुकड़ों में करा, पहले इसको सॉल्व किया और फिर 1 से माइनस किया, सो आई गॉट दैट वैल्यू। देखो आप फाइंड आउट कर पा रहे हो कि नहीं? किसका रह गया?
दिव्या नहीं फाइंड आउट कर पा रही तो बता बेटा। हो गया। हो गया? आगे बढ़ूं? अब देखो, मैंने ये शीट जो आपके साथ भी शेयर करी है, क्योंकि आपके पास एसपीएसएस नहीं है तो यू कांट कंप्यूट राइट नाउ। लुक एट दिस शीट। मैंने सेम वैल्यूज यहाँ पे लिखी, जज 1 जज 2, और जो रैंक आपको दी वो ही मैंने कॉपी पेस्ट कर दी यहाँ पे। फिर मेरे को बोला गया स्पीयरमैन लगाना है, तो मैंने क्या किया, एनालाइज, कोरिलेट, कोरिलेट के बाद में बाइवेरिएट में गई बिकॉज देयर आर टू वेरिएबल्स। और जो दो रैंकिंग थी, रैंकिंग ऑफ जज 1, रैंकिंग ऑफ जज 2, इन दोनों वैल्यूज को मैंने राइट साइड पे पुट किया। पियर्सन वाले को अनचेक किया, स्पीयरमैन वाले को चेक किया और क्लिक किया ओके। देखो क्या आप लोगों ने सेम वैल्यू निकाली है एक्सेल पे, 0.915। सेम वैल्यू है कि नहीं? सेम। सेम वैल्यू है। बट आपको यहाँ पे एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई। इज दिस वैल्यू सिग्निफिकेंट और नॉट? नो मैम। यस। यस पॉइंट मैम। 05 से लेस होना चाहिए तो यस। सिग्निफिकेंट। तो हमें एसपीएसएस सॉफ्टवेयर एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है फॉर द इंटरप्रिटेशन पार्ट। यहां तक पॉइंट क्लियर? नाउ लास्ट यस। पार्ट ऑफ टुडे। एक जो मैंने आपको टैब ऑलरेडी दे रखा है स्पीयरमैन करके, खोलो वो टैब। अब उस टैब के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज दिए हैं। सो आई एम जस्ट लुकिंग एट माय डेटा। इन टोटल आई हैव 40 रिस्पॉन्सेज इन दिस डेटा। और मैंने लोगों से पूछा है आप रेटिंग कीजिए, 1 to 7 के स्केल पर रेटिंग कीजिए। जैसे आजकल आप लोग रिसर्च प्रोजेक्ट में बड़े सारे क्वेश्चंस बनाते हैं, रेटिंग करो। तो लेट अस से मैंने कोई एक प्रोडक्ट लिया है, मैंने आपको बोला आपकी प्रेफरेंस क्या है इस प्रोडक्ट की, 1 to 7 पे रेट करो। आपको क्या लगता है इस प्रोडक्ट की न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है, 1 to 7 पे रेट करो। how would you like the taste of this product, so then again rate into 1 to 7 scale, and whether the quality of the product is preserved once or not, so do this in the rating scale, but the rating scale must be same। अब इन सब में से मुझे बताना है कि मेरे को ओवरऑल एनालिसिस का क्वेश्चन आया कि मेरे को इन रेटिंग से बताओ विच वन इज द मोस्ट प्रेफर्ड फैक्टर, टेस्ट, प्रेफरेंस, न्यूट्रिशन और क्वालिटी। यानी जो मैंने 40 लोगों से पूछा उनके बेसिस पे हाईएस्ट प्रेफरेंस किसकी है, सेकंड हाईएस्ट किसकी है, थर्ड हाईएस्ट किसकी है, फोर्थ हाईएस्ट किसकी है। अगर मुझे कभी भी ये काम करना हो तो मैं ये काम कैसे करूंगी? एक्सेल के अंदर क्या आप लोगों को काउंट वाला फॉर्मूला आता है? एनीबडी नोस द काउंट इफ। फॉर्मूला? यस, काउंट इफ। तो काउंट इफ का फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं? फर्स्ट ही इज आस्किंग फॉर द रेंज, सो मैंने रेंज क्लिक कर दी। माई रेंज इज फ्रॉम B2 to दिस। और उसके बाद वो मुझसे कहता है क्राइटेरिया। लेट अस से आई वांट टू पुट 1, कि 1 कितने लोगों ने दिया, सो माई वैल्यू वुड बी 1। अगर मेरे को 2 कितने लोगों ने कहा है वो डालना हो तो आई कैन फाइंड आउट नंबर कि कितने लोगों ने 2 बोला। अगर कितने लोगों ने 3 बोला तो कितने लोगों ने 3 बोला। आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यानी बार बार ही कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? काउंट इफ। देखो मैं दोबारा लगा रही हूँ। काउंट किया, काउंट इफ क्लिक करा, डेटा पूछा इसने मुझसे, सो आई हैव क्लिक द डेटा एंड माय डेटा इज फ्रॉम B2 to B41। और मेरा लेटर से क्राइटेरिया है 2, कि कितने लोगों ने रैंकिंग 2 दी। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो मुझे कितने लोगों ने 2 रैंकिंग दी? 5 लोगों ने 2 रैंकिंग दी। जरा निकाल के दिखाना काउंटिव फॉर्मूला लगा के कितने लोगों ने 5 रैंकिंग दी इन द प्रेफरेंस 1।
कैन यू एबल टू फाइंड आउट? मैम 5 ही है। 5 की 5 ही है। सो लेट मी चेक। काउंट इफ लगाया मैंने रेंज सेलेक्ट करी। माय रेंज इज फ्रॉम B2 टू 41, कॉमा, और मैंने क्राइटेरिया 5th रैंक किसने दी, दैट आई हैव डन, ब्रैकेट क्लोज। यस, माय आंसर इज 5। जो मैंने आपके साथ डेटा शीट शेयर की है, देखो उस पे मैंने साइड में ये प्रेफरेंस ऑलरेडी लिखी है। ध्यान से देखो, प्रेफरेंस में आपने 1 रैंकिंग 1 ने दी थी, 5 रैंकिंग 5 ने दी थी, और अभी मैंने 2 रैंकिंग निकाली थी, वो भी 5 लोगों ने दी थी। दिख रहा है आप लोगों को? आप लोगों की एक्सेल पे वो शीट अवेलेबल है। कैन यू सी दैट शीट? इज इट देयर? मैम नहीं है। मैम ये नहीं है। ये नहीं है? अच्छा नो। ठीक है, तो निकालो फटाफट। एक एक की निकाल लो, सिर्फ एक की। हमने प्रेफरेंस वाले के 3 वैल्यूज निकाल ली ना। निकालो जरा सारी। मैं फिर से लिखती हूँ यहाँ पे। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में रैंकिंग 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि मेरा 7 रेटेड स्केल है। 1 वाला कंप्यूट किया था 1 था, 2 वाला कंप्यूट किया था तो 5 था, और मैंने 5 वाला कंप्यूट किया था तो 5 था। जरा मुझे 3 4 7 की बताओ। आई विल फीड दैट डेटा। मेरे वाले स्क्रीन से देख के नहीं, अपने आप करना। जितना अपने आप करोगे उतना समझ आएगा। कैसे करोगे? यहाँ पे इक्वल टू काउंट इफ डाउन 41 तक रेंज थी, कॉमा 3, एंटर। तो मेरा रिजल्ट आ गया 5 इक्वल टू काउंट इफ करा। अगेन आई हैव सेलेक्टेड द वैल्यू, और 5 वाले का निकाल चुकी, 6 वाले का निकाल रही हूँ ना। कितने वाले का निकाल रही हूँ? नहीं, 4 वाले का। 4, 7। एंटर। 7। सिमिलरली जब आप 6 और 7 का निकालेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी 6 का निकाल चुकी थी, तो द वैल्यू इज 9, और लास्ट वाले का वैल्यू आएगा 8। तो मुझे रैंकिंग प्रेफरेंस निकालनी है। मेरे पास कोई नंबर नहीं है, बट मैं इन पैरामीटर्स में किसको फर्स्ट रैंक दूंगी, किसको सेकंड दूंगी, आई कैन डू इट। दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग नाउ। आ गया यहां तक? कैन आई मूव फॉरवर्ड? अब मुझे बोला जाएगा कि जो भी आपकी वैल्यू थी, लेट अस से दिस इज माय फर्स्ट रैंक, मल्टीप्लाई करो उसकी रैंक के साथ, ब्रैकेट क्लोज, ऐड करो सेकंड नंबर, मल्टीप्लाई करो उसकी रैंक के साथ, प्लस करो, ऐड 1 ब्रैकेट, जितने भी नंबर आए थे उसको मल्टीप्लाई करो 3 रैंक के साथ, एंड सो ऑन। जब तक सारे नंबर ना निमट जाएं तब तक करते रहो। मैंने फिर बता दो इस स्टेप में। हाँ बेटा, मैंने देखो इस स्टेप में क्या किया। इस स्टेप में मैं फॉर्मूला क्रिएट कर रही हूँ। जितने मेरे रिस्पोंडेंट्स के नंबर थे, 1 नंबर था, मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसकी रैंक के साथ, प्लस का साइन लगा रही हूँ। नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट 5 नंबर था, मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 के साथ। 5 नंबर था, मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 के साथ। मैं इधर चेंज कर देती हूँ। इधर आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद द 2, इधर आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद द नंबर, और इधर अब मैं आ गई 5th नंबर पे। दिस मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय 7। एंटर करोगे
तो आपको ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब मैं आपको फॉर्मूले दिखा रही हूँ जो मैंने यूज किए। कहाँ गए? ये देखो, ये सारे फॉर्मूले यूज किए मैंने। सेम 1 बनाया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। यानी एक बार ये आपने फॉर्मूला बनाया, उसके बाद आप डबल क्लिक करते जाएंगे, नीचे वाले पैरामीटर्स में ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाएगी वैल्यू। तो अगर आप ये चार पैरामीटर्स जब आप कंप्यूट करेंगे, आपके पास वैल्यूज आएंगी कुछ ऐसी: 161, 189, 160, 155। इसके रिजल्ट लिख लीजिए, कैसे लिखते हैं: लोवेस्ट गिव रैंक 1 एंड हाईएस्ट गिव रैंक लास्ट। इसका क्या मतलब है? मेरे सारे फैक्टर्स में से जो मेरे 40 रिस्पोंडेंट्स हैं, वो रैंक 1 किसको दे रहे हैं? चार के रिजल्ट लिखे हैं मेरी स्क्रीन पे, देखो। लोएस्ट। हाँ, लोवेस्ट कौन सा है? किसको प्रेफरेंस दी मैंने? टेस्ट को, प्रेफरेंस को, क्वालिटी। न्यूट्रिशन को, क्वालिटी। सो आई विल ऑलवेज गिव, मतलब आई एम नॉट, माई रिसर्च हैज सेड कि मेरे हिसाब से इसको होनी चाहिए। रैंक 2 किसको दी मैंने? न्यूट्रिशन को। रैंक 3 किसे दी मैंने? टेस्ट को। एंड रैंक 4 किसे दी मैंने? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस को। इज दिस क्लियर? We can find out the ranks on the basis of these factors जब हमें स्केल रेटिंग गिवन होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में अब आप स्केल रेटिंग करोगे। अब उन स्केल रेटिंग में मेरे को कौन से वाले फैक्टर को फर्स्ट देना है, कौन से वाले को सेकंड देना है, दैट यू कैन कंप्यूट इट वेरी इजीली। इज दिस पार्ट क्लियर? Anyone has any doubt? Everyone, please write your name on the chat script. So in correlation, you have learned simple correlation, you have learned partial correlation, and you have done the transformation of normal data into ranking, and how after ranking you will able to compute the data of Spearman. Then after that, you have learned that how you can compute the factors ranking by scaling data only. Any doubt to anyone? No, ma'am. Everyone, please write your name on the chat script and leave the classroom.